बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको नहीं करना चाहिए? ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा में क्या फ़र्क है और कौन से लोग ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते? इसके अलावा कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं जिससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस तुर्की के बहुत ज़्यादा हो जाएं? ये सारी डिटेल जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। चलिए जी, बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की की इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में उसकी वजूहात भी आपको बताई हैं कि बहुत से लोग यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर टर्की जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जो है वो स्किप हो जाते हैं, या तो आगे किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री या शेंजन में निकल जाते हैं, या फिर टर्की में ही ओवरस्टे होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कम वीज़ा रेशो कर दी है, बहुत कम लोगों को वो अब वीज़ा इशू कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी-सी मैं अपडेट इसके अंदर ये भी ऐड कर दूँ टीआरसी के हवाले से, कि जो टीआरसी पहले बहुत ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाती थी। आप टर्की टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते थे, वहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे लेते थे, या कोई वहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो आप आराम से टीआरसी ले सकते थे। अब वो बहुत मुश्किल हो गया है। जो पुराने लोग वहाँ पर रह रहे हैं टीआरसी के ऊपर, वो सिर्फ उन्हीं को एक्सटेंड कर रहे हैं। नए जितने भी केसेज़ हैं वो अभी टीआरसी के वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप टर्की में जाकर टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाकर टीआरसी हासिल कर लेंगे, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, पहले ये होता था कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट भी हैं तो आप टर्की का वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो सिंगल एंट्री की फ़ीस है तकरीबन 55,000 वो आपकी ज़ाया चली जाएगी। आपको उसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये भी बल्कि लोग काफ़ी सारे पूछते हैं कि फ़ीस रिटर्न होगी कि नहीं, तो बिल्कुल फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। नंबर टू, एनटीएन और टैक्स रिटर्न के बगैर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। बहुत से लोग हैं जो एनटीएन और टैक्स रिटर्न के बगैर जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनके वीज़ा ग्रांट होने के फ़िलहाल मौजूदा टाइम में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। नंबर थ्री, अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने वैसे फ़र्ज़ी एक लेटर पैड बनाकर उसके ऊपर अपना वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिख के जो है वो अप्लाई कर दिया वीज़ा, तो फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत थोड़े, बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आपने ऐसा भी नहीं करना, बिज़नेस को रजिस्टर्ड कराना है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसी के नाम से फिर आपने अपने लेटर पैड, लेटर हेड बनाकर फिर ही आपने अप्लाई करना है, वैसे आपने नहीं करना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट जो फ्यू मंथ गुजरे हैं टर्की के जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए हैं उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनके रिज़ल्ट आए हैं उसके हवाले से। नंबर थ्री, अब पहले तो आप 5 लाख 6 लाख भी आपके बैंक अकाउंट में रकम होती थी, आप टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपका बैलेंस कम से कम 8 से 10 लाख हो फिर ही आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं जिससे जो है वो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हों, तो नंबर वन, एफआरसी आपने लाजमी लगाना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी लगाएं, बच्चों के साथ एफआरसी लगाएं और अपने पेरेंट्स के साथ भी एफआरसी लगाएं। ये टाइज़ है जो आपको बताती है कि आप अपने मुल्क वापस क्यों आएंगे, और इस चीज़ को आप जो है वो अपने कवर लेटर के अंदर भी मेंशन करें कि मेरी पीछे फैमिली है, मेरे वालदेन हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो मैं वहाँ पर अपने वीज़ा से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता, अपना जो ट्रिप है वो कंप्लीट करके वापस आऊँगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है वो है आपका कवर लेटर। पहले हम सिंपल कुछ लाइनों का वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखते थे टर्की के लिए, तो वीज़ा ग्रांट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको अपना कवर लेटर, जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। हो सके तो कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल बता सकते हैं अपने बारे में, वापस रिटर्न का बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बता सकते हैं, पर्सनल डिटेल की एक हेडिंग दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को हाईलाइट करके हेडिंग के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर जितना अच्छा कवर लेटर और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आप बनाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस वीज़ा लगने के हैं। पहले की तरह वो नहीं रहा।
अच्छा जी, अभी तक भी कुछ लोगों को ये बात नहीं पता चली कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो अब टर्की एम्बेसी खुद ही करती है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी वो पूछते हैं फिल करने के लिए। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता, सिर्फ एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, आपकी होटल की बुकिंग, इसके अलावा ट्रैवल प्लानर और एक एयरलाइन की टिकट की बुकिंग, सिर्फ ये चीज़ें आपने बाहर से लेनी है। ट्रैवल प्लानर, ट्रैवल प्लानर क्या है? बेसिकली आप उन्हें अपना एक प्लान बता रहे हैं टर्की जाने का कि आप जब टर्की जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना एक ट्रैवल प्लान बता रहे हैं, तो कोशिश करें आपके जो ट्रैवल प्लान बनाएं वो तस्वीरों के साथ बनाएं, ताकि उनको पता चले आपने मेहनत की है, आपने सर्च आउट किया है। उसकी लोकेशन लिखें, उसकी डिटेल्स लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। और अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, जैसा कि आप इस्तांबुल हैं और वहाँ से अपने कैपेडोकिया जाना है, कैपेडोशिया जाना है या अनकरा जाना है, तो कोशिश करें होटल भी 2 जगह पर बुक करवाएं, ताकि उन्हें इस चीज़ का प्रॉपर पता चले कि आप वाक़या ही टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आपका मकसद वहाँ पे स्लिप होना नहीं है। तो ये थी जी कुछ डिटेल के कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें अगर आप इम्प्रूव करें तो आपका टर्की वीज़ा ग्रांट हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपने इसको कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।